classes of SGOI. Students, in my previous class I started the chapter बहुपद और उनके गुणनखंड. Okay, today I will continue this chapter. Now, in my previous class I discussed when two polynomials, जब आपको दो बहुपद गिवन होंगे, दिए होंगे, तो हमने उनके बीच उनको एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये सीखा था. ओके, नाउ टुडे हम सीखेंगे आज कि हम उनको डिवाइड कैसे, डिवाइड करने में क्या रूल्स कंडीशन होंगे. लेट्स सी. तो माना fx तथा gx दो बहुपद हैं. ओके, fx और gx दो बहुपद हैं, तब हम ज्ञात कर सकते हैं qx and rx. Okay, here the relation is fx is equals to gx into qx plus rx. Okay, now ये कहां से आया स्टूडेंट? वी नो दैट फॉर एग्जाम्पल दिस इज fx. ओके, मीन्स डिविडेंड. ओके, दिस इज gx, ये आपका भाजक है, और ये आपका इधर होगा आपका भागफल, और ये आपका भाज्य है. तो हमें rx शेषफल यानी रिमाइंडर मिलता है. ओके, और ये है आपका qx यानी भागफल क्वोशिएंट. ओके, तो ये जो है ये आपका इसी से आया है. हम ऐसे ही तो लिखते हैं, क्या होता है, भाजक इज इक्वल टू भाज्य इंटू भागफल, सॉरी भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल. तो ये आपका है. यहाँ पे स्टूडेंट सिर्फ दो कंडीशन होंगी जब हम डिवाइड करेंगे. तो when rx is 0 means remainder 0. देखिए, जब हम यहाँ पे लिया हमने 3 और ये है 15, 3 5 15, तो हमें रिमाइंडर कितना मिला? 0. मे बी यहाँ पे 16 होता तो हम 3 5 15, तो हमें रिमाइंडर कितना मिलता? 1. अगर यहाँ पे 17 होता देन वी गेट रिमाइंडर 2. एंड अगर यहाँ पे 18 होता देन 3 6 18 वी गेट रिमाइंडर 0. मतलब ये है कि रिमाइंडर आपको हमेशा इस डिवीजर से छोटा मिलता है, या तो 0 या फिर उससे छोटा होता है. सेम ईयर कि जब रिमाइंडर 0 होगा, रिमाइंडर 0 होगा तो हम ये कह सकते हैं कि gx इफ रिमाइंडर 0 देन gx बहुपद fx का गुणनखंड होगा. ओके, एंड अगर हमें qx और rx ज्ञात करने, इनकी वैल्यू निकालनी है, तो ऐसी कंडीशन में घात rx की घात हमेशा छोटी होगी. किससे? gx की घात से. gx की घात से. ओके, देन वी कैन फाइंड qx एंड rx मीन्स क्वेश्चन एंड रिमाइंडर. घात छोटी क्यों होगी? अभी मैंने यहाँ पे क्लियर किया है कि रिमाइंडर ऑलवेज डिवीजर से क्या होता है? छोटा होता है और इक्वल टू 0 होता है. क्लियर? नाउ अब हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं. Divided by x plus 3, which is another polynomial. Okay, then find the remainder. Let's see the solution. X plus 3, x square plus 4x according to the question, the equation become x square plus 4x plus 5
divided by x plus 3. Okay, now we can write it x plus 3 divide x square plus 4x plus 5. Okay, now the first step is, जब हम इसको डिवाइड करेंगे उसमें पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले अरेंज दिस पॉलिनोमियल इन द डिग्री ऑफ वेरिएबल इन असेंडिंग ऑर्डर. ओके, हियर चेक इट, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, हियर द पावर ऑफ x 1 and plus constant term means 5. Okay, now the next step is in x, हम x में किसका मल्टीप्लाई करें कि हमें x स्क्वायर मिले. देन इफ वी मल्टीप्लाई x बाय x वी गेट x स्क्वायर. ओके, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन फाइंड इट इन द बाय दिस मेथड. You can divide x square by x. Okay, when we divide it we get x. Okay, now means अगर हम इस x में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर. देन द क्वेश्चन इज x. नाउ मल्टीप्लाई इट, x इंटू x इज x स्क्वायर प्लस x इंटू 3x. x इंटू 3x इज 3x. ओके, आपको पता है कि हमेशा लाइक टर्म्स ही ऐड और सबट्रैक्ट होते हैं, एंड जब हम डिवाइड करते हैं तो हम इसमें फॉर एग्जाम्पल 3 5 जा 15, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं. तो दैट द नेक्स्ट स्टेप इज सब्ट्रैक्शन. ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट इट. आप सभी को पता है व्हेन वी सब्ट्रैक्ट इट द साइन विल बी चेंज, मीन्स माइनस माइनस. ओके, अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम साइन क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं. नाउ दिस इज प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर, कैंसिल आउट इट. हियर था प्लस 4x एंड माइनस, अब इस x को भूल जाइए, आपको लेना है माइनस 3x. ओके, मीन्स 4x माइनस 3x. 4x minus 3x is x. Okay, and the remaining term is 5. Then we can write it x plus 5. Clear? Now the next number is, अब हम x में क्या डिवाइड करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हमें x मिले. Then the number is 1. Then the question is plus 1. Now when we multiply 1 into x we get x. Now 3 into 1 is 3. Again subtract it, minus minus plus x minus x 0 plus 5 minus 3 plus 5 minus 3 is 2. Then the remainder is 2. Clear? यहाँ पे आपसे पूछा गया है फाइंड द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना होगा आपका, 6 का कितना आया, 2. क्लियर? यहाँ पे जब आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज आपका जो फर्स्ट टर्म होगा वो हमेशा कैंसिल आउट होगा. क्लियर? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल. ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट एग्जांपल इज व्हेन अ पॉलिनोमियल x cube plus 1 is divided by x plus 1, then find the remainder. Okay, let's see the solution. X plus 1, x cube plus 1 upon x plus 1. First we write it in the form of this. Now x plus 1, x cube plus 1. Okay, the first step is check the order. Here the order is right, correct. Now in x, first we divide x cube by x, we get x square. Means अगर हम x में x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे then we get x cube. Okay, then the quotient is x square. X square. Now multiply it. X square into x is x cube and x स्क्वायर प्लस 1, दोनों में जितने भी यहाँ पे टर्म्स होंगे आपको सब में मल्टीप्लाई करना है. देन x स्क्वायर इंटू 1 इज x स्क्वायर. क्लियर? नाउ सब्ट्रैक्ट इट.
when we subtract, as we know that the sign will be changed, means minus x cube minus x square, से साइन नीचे चेंज हो जाएंगे, प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब इज 0 एंड हियर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट आपको पता है कि हमेशा लाइक टर्म्स से ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं, देन इन दिस केस वी राइट माइनस एक्स स्क्वायर, जो भी आपका रिमेनिंग टर्म होगा आप उसको लिख लेंगे, प्लस यहाँ पे जो रिमेनिंग टर्म है प्लस 1 उसको लिख लेंगे। क्लियर? नाउ फॉलो द सेम स्टेप। एक्स में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, हमें माइनस एक्स स्क्वायर मिले, नॉट प्लस एक्स स्क्वायर, आपको साइन भी लेना है। देन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स वी गेट माइनस एक्स, मीन्स माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर, देन माइनस एक्स। नाउ मल्टीप्लाई इट, माइनस एक्स प्लस एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर एंड हियर माइनस एक्स, minus x into 1 is minus x. Now subtract it. Here plus minus become plus and minus become plus. Minus x square plus x square cancel. Here plus x plus 1. Then plus x plus 1. Clear? Now if we multiply x plus 1 by 1 we get x plus 1. Okay, then the question is plus 1. Now here x plus 1, then we subtract it, sign will be changed and the remainder is 0. रिमाइंडर कितना मिला है, 0. स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि अगर आपको रिमाइंडर 0 मिलता है, इस कंडीशन में जो आपका जीएस फंक्शन होता है मीन्स डिवीजर, वो फैक्टर होता है किसका, डिविडेंड का। मीन्स वी कैन से दैट हियर एक्स वी गेट आर एक्स मीन्स रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। व्हेन वी गेट रिमाइंडर 0 देन एक्स प्लस 1 जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 मीन्स दिस डिवीजन। ओके, x plus 1 is the factor of x cube plus 1. Clear? Means जब भी आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा, ये फंक्शन जो आपका होगा डिवीजन, वो डिवीजन का क्या होगा, फैक्टर होगा। क्लियर? Now student, the next question is find one factor of x cube minus 3x square plus 4x minus 12. ओके, ये आपको पॉलिनोमियल दिया गया, इसका फैक्टर निकालना है, मीन्स यहाँ पे आपको किससे डिवाइड करना है ये चीज नहीं दी गई, ये आपको फाइंड करनी है। नाउ सी द सॉल्यूशन। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन फर्स्टली वी लेट ओके px is equals to x, it is fx. Okay, fx is equals to x cube minus 3x square plus 4x minus 12. Okay, now find the value of factor. तो जो भी इसका फैक्टर होगा, स्टूडेंट जब हम यहाँ पे अभी सॉल्व कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल ये आपका fx था, यहाँ पे x माइनस 1 था। ओके, और आपको रिमाइंडर क्या मिला था, 0। अगर रिमाइंडर 0 है तो मैंने क्या बोला था, x माइनस 1 is the factor of fx. It means कि अगर आपके fx is equals to x cube plus 1 plus 5x minus 3 and so on. Okay, it is only one example. ऐसे केस में क्या होगा, अगर x minus 1 फैक्टर है किसका, fx का, then if we put the value of x minus 1 is equals to 0, then we get x is equals to 1. और अगर हम इस 1 की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रखेंगे, मीन्स f1 इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0। ओके, अगर 0 नहीं मिल रहा है इट मीन्स ये फैक्टर नहीं है, ऐसा ऑलवेज मिलेगा, बस आपका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। क्लियर?
then here we put x, value of x, putting x is equals to 1, minus 1, 2, minus 2, 3, minus 3 and so on. हम ये वैल्यू 1/1 x की प्लेस में रख के देखेंगे. जब हमको 0 मिलेगा उस केस में हम बोलेंगे कि ये इसका फैक्टर है. नाउ चेक इट. f1 firstly we put x is equals to 1. x is equals to 1. Okay, then 1 cube minus 3x square, sorry 1, it is 1, okay, not x, plus 4 1 minus 12. Okay, then 1 minus 3 plus 4 minus 12, we get 5 minus 15, which is minus 10. It is not 0. Okay, it means x minus 1. X minus 1. Why x minus 1? When we change the side of 1, it become x minus 1. It means x minus 1 is not a factor of polynomial fx. ये इसका फैक्टर नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि हमें यहाँ पे 0 नहीं मिला. x की वैल्यू 1 रखने पे हमें 0 नहीं मिला है. नाउ चेक अगेन. Put x is equals to minus 1. Okay, then f minus 1 cube, here 3 minus 1 square plus 4 minus 1 minus 12. We get, आपको पता है किसी भी माइनस का क्यूब करेंगे अगर पावर में ऑड है, we get माइनस साइन, मीन्स माइनस 1. here 3 minus 1 square we get plus 1, 3 plus, sorry, minus 4, 12. Okay, now when we calculate it we never get 0. Okay, 12 minus 6 both are same sign. हम इन्हें ऐड करेंगे. 12 minus 4 is 16, 16 minus 3 is 19, 19 minus 21 is 20. We get minus 20. Okay, now similarly we check. Put x is equals to 2. Okay, now when we put x is equals to 2, we never get the value of fx is 0. Okay, means f2 में भी हमें 0 नहीं मिलेगा. Similarly again we put x is equals to minus 2. इस केस में भी हमें 0 नहीं मिलेगा. Now we again put x is equals to 3. इस केस में भी हमें 0 नहीं मिलेगा. When we put x is equals to 3 means f3, we never get 0. Now we put x is equals to, now check it, x is equals to 3, f3. Okay, when we put x is equals to 3 we get 3 cube minus 3 plus 4, 3 minus 12. Okay, 3 cube, 3 3s are 9, 9 3s are 27 minus 3 3s are 9, 9 3s are 27 plus 12 minus 12 means यहाँ पे हमें 0 मिलेगा. Okay, we get 0. We get 0. Okay, means f3 is equals to 0. Means when the value of x is equals to 3, we get f3 is equals to 0. Then when we change the sign, जब आप 3 की साइन चेंज करेंगे आपको मिलेगा x minus 3. Then we can say that x minus 3 is the factor of polynomial fx. Okay, हम ये कह सकते हैं कि x minus 3 बहुपद fx का एक गुणनखंड होगा. क्यों? क्योंकि जब हमने x के प्लेस में 3 रखा है हमें रिमाइंडर कितना मिला, वैल्यू कितनी मिल रही है, 0. ओके,
Now students, the next question is, if x plus 1 by 2 is a factor of the polynomial, then find the value of p. Okay, the meaning of question is, यदि x plus 1 polynomial का एक फैक्टर है, okay, मीन्स गुणनखंड है, then p की वैल्यू फाइंड करनी है. क्लियर? Now firstly, what will we do? The first is we let fx is equals to fx is equals to polynomial px square minus 4px plus 3. Okay, and it is given that ये हमें दिया गया है कि x plus 1 by 2 is a factor of fx. फैक्टर ऑफ fx मतलब कि ये आपको दिया गया है कि x plus 1 इसका क्या है, एक फैक्टर है. ओके, अगर आप इसे हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x plus 1 by 2 बहुपद fx का एक गुणनखंड है. ओके, डोंट राइट बोथ द स्टेप. ओके, दिस इज फॉर इंग्लिश मीडियम एंड दिस इज फॉर हिंदी मीडियम. और ओके, तो ऐसी कंडीशंस में आप क्या करेंगे, आपको जब ये पता है कि ये फैक्टर है, तो अभी मैंने बताया था कि अगर फैक्टर होगा तो ये जो वैल्यू है x plus 1 by 2 is equals to 0, means x is equals to minus 1 by 2, means ये जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 में अगर पुट की जाएगी तो हमें fx की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0. इसका मीन्स क्या होगा, देन f 1 by 2 is 0. ये तो होगा फैक्टर, मीन्स दिस. नाउ पुट देन f p minus 1 by 2 whole of square minus 4 into p minus 1 by 2 plus 3 is equals to 0. Clear? Now solve it. We get square of minus 1 by 2 is 1 upon 4 p. Okay, minus, here we cancel out, minus plus 2p plus 3 is equals to 0. Okay, now here we take LCM 4, then p plus 8p and minus 3. Here 9p is equals to 4, it is minus 3, then 3 3 is 9. We get p is equals to minus 4 by 3. The value of p is minus 4 by 3. Okay, this is the answer. Now students, that's all for today. Now we continue this chapter on my next class. ये सारे क्वेश्चंस आपकी बुक के थे, बुक की एक्सरसाइज 5.3 के हैं. मैंने आज 3 टाइप के क्वेश्चन दिए, डिस्कस किए. द फर्स्ट स्टेप इज फर्स्ट मेथड इज जब आपको सिंपल डिवीजन करना था. सेकेंड क्वेश्चन में आपको फैक्टर फाइंड आउट करना था. फैक्टर फाइंड आउट करने में आपको x की वैल्यू लेट करनी होती है. आप 1 by 1 चेक करोगे, x इज इक्वल टू 1 minus 1 2 minus 2 एंड सो ऑन आप करके चेक करोगे. जिस कंडीशन में आपको 0 मिल जाता है वो उसका फैक्टर होगा. ओके, एंड थर्ड क्वेश्चन में क्या था, आपको ये गिवन होगा कि ये इसका फैक्टर है. आपको एक वेरिएबल में एक अननोन टर्म होगा, उसको फाइंड करना होगा. और जब भी आपको ये गिवन हो कि ये फैक्टर है, ऐसी कंडीशन में वो वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे और हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा. नहीं, ये एक्चुअली गिवन है तो हम ये 0 लेकर के चलेंगे. ओके, you all know that when we find one unknown term, we have one equation. Okay, here we have one equation. Easily we can find the term p, x, k and so on, जो भी होगा. Okay, that's all for today. Thank you so much.
Hello students, welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. Class 9 का चैप्टर 3 वन्य समाज और उपनिवेशवाद का ये मेरा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको बताया कि वन्य समाज क्या होता है और उपनिवेशवाद क्या होता है और किस प्रकार से उपनिवेश कालवाद के समय में या उपनिवेश काल के समय में अंग्रेजों के द्वारा वन्य समाज के साथ क्या किया गया, किस तरह से वनों का उन्मूलन हुआ और उसका विरोध करने के लिए बहुत सारी क्रांतियां हुई, वो मैं भी आपको आगे भी बताऊंगी। हमने आपको वनोन्मूलन के बहुत सारे कारण बताए और किस प्रकार से जो वन थे उनको एक उत्पादित जो है वो क्षेत्र के रूप में धीरे धीरे उनको समझ में आया और किस तरीके से डायरेक्ट ब्रांडेस ने बहुत सारे कानूनों के साथ, बहुत सारे जैसे भारतीय वन सेवा, भारतीय वन अधिनियम और बहुत सारे जो है वो देहरादून में भी उसने एक संरक्षण को लेकर एक जो है वो इंस्टीट्यूट भी खोला। इस तरह की बहुत सारी चीजें हमने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाई। एंड नाउ अब हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो भारतीय वन अधिनियम बना था वो उसके कौन कौन से उसमें कानून थे और उस कानूनों का वन्य के समाज पर क्या असर पड़ रहा था। तो जो भारतीय वन अधिनियम था उसमें 2 बार पुनर्स्थापित हुआ। एक बार जो उसमें सारे रूल्स और रेगुलेशन थे उनको 2 बार जो है वो चेंज किया गया और उसमें जब 1878 में क्या किया गया, जो वन थे उनको 3 भागों में बांट दिया गया, उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहली थी जिसको सुरक्षित वन कहा गया, दूसरी कैटेगरी आरक्षित वन की थी और तीसरी वन गाँव की थी। अब देखिए सुरक्षित वन क्या होता है, इसमें क्या था, छोटे छोटे प्रतिबंधों के साथ में, मतलब सामान्य प्रतिबंधों के साथ में पशुओं को चराने की अनुमति दी गई। मतलब ग्रामवासियों को छोटे छोटे से प्रतिबंधों के साथ पशुओं को चराने की अनुमति दी गई। इस क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में जहाँ पर जो ग्रामवासी थे वो पशुओं को चरा सकते थे, ये जो वन थे वो सुरक्षित वन के रूप में जाने जाते थे। अब देखिए आरक्षित वन क्या थे, वो वन जो कि व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जिनका व्यापार के लिए हम बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे वनों को वहां पर उन्होंने क्या किया, कृषि को प्रतिबंधित कर दिया कि वहां पर कोई भी ग्रामवासी कृषि नहीं करेगा, क्योंकि कृषि करने के लिए उनको जंगल को साफ करना पड़ता था, पेड़ों को काटना पड़ता था, बट वो पेड़ व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। इसलिए इस कैटेगरी में जो आरक्षित वनों की कैटेगरी थी उसमें उन्हीं वनों को रखा गया जो कि महत्वपूर्ण है और वहां पर कृषि को प्रतिबंधित कर दिया गया, मतलब मना कर दिया गया। तीसरे थे वन गाँव। वन गाँव में भी उन वनों को आरक्षित वनों की श्रेणी में डाला गया और ये कहा गया, शर्त क्या थी, जो भी वहाँ के ग्रामवासी थे, जो भी वहाँ के जो है वो लोकल पीपल्स थे, उनके लिए शर्त थी कि वो पेड़ों को काटने के लिए, ढुलाई करने के लिए, वनों को आग से बचाने में, इन 3 चीजों में, मतलब काटने में, ढुलाई में और वनों को आग से बचाने में वन विभाग की मदद करेंगे निःशुल्क, बिना किसी पैसे के, और उसके बदले में वो उनसे जो है कुछ लकड़ी या कुछ चीजें जो भी उनकी शर्तों में थी वो उनको दे सकते हैं। तो इस प्रकार से 3 कैटेगरीज में वनों को बांट दिया गया। अब देखिए जो ये हमारा भारतीय वन अधिनियम था, जब ये तो इस तरह से बांटा गया और उसके बाद उसके जो कानून थे, उन कानूनों के तहत जब वो कानून बनाए गए, जब हमने देखा भारतीय वन अधिनियम लागू हो गया पूरी तरीके से, पुनर्स्थापित होने के बाद भी जो लास्ट में निकल कर आया उसमें क्या किया गया, उसमें इन सब चीजों के ऊपर उनमें बैन लगा दिया गया। ये सारी चीजें इसमें था मत्स्य पालन, वो मत्स्य पालन नहीं कर सकते थे। लकड़ी जो एकत्रित करी जाती थी, जो लोग जंगलों से लकड़ियां बीन कर लाते थे, वो प्रतिबंधित कर दिया गया। फलों को तोड़ना, फलों को लेना, वो प्रतिबंधित हो गया। उसी के साथ झूम खेती पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया कि कोई भी ग्रामवासी झूम खेती नहीं कर सकते हैं। इसके साथ शिकार पर प्रतिबंध कर दिया गया और एट लास्ट पशु चारण पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इस तरह के ये सारे जो प्रतिबंध थे वो उस कानून के तहत वहां पर रहने वाले लोगों पर लगाए गए। अब इसके बाद क्या होना चाहिए, क्या प्रभाव आएगा, एक चीज और भी निकल कर आई। तो कुछ जातियां थी, इसकी वजह से क्या हुआ, जो कुछ जातियां थी उनके पारंपरिक व्यवसाय समाप्त हो गए, क्योंकि कुछ जातियां पारंपरिक रूप से पशुओं को चराने का या झूम खेती पर डिपेंड करती थी या वो लकड़ियों को एकत्रित करने पर डिपेंड थी। मतलब उनका जो पारंपरिक एक व्यवसाय पीढ़ियों से, पुश्तों से चला आ रहा था वो उनके खत्म हो गए। बट एक अच्छा प्रभाव क्या पड़ा कि कुछ जातियां थी उनको नए कार्य करने का अवसर भी मिला। जैसे असम में बागानी कृषि के लिए बहुत सारे जो है वो लोगों की, बहुत सारे मजदूरों की, श्रमिकों की आवश्यकता थी, जो कि छत्तीसगढ़ से और बिहार से लाए गए। तो आए, उनको काम मिला, बट बहुत लो वेजेस पे, बहुत कम वेतन पे, और जो वर्किंग कंडीशन थी वो भी बहुत वर्स्ट थी, वो भी बहुत खराब थी। तो जो भी ये कानून बने, जो भी ये नए कार्य करने का अवसर मिला, उससे बहुत ज्यादा लोग संतुष्ट नहीं थे। तो क्या था, जो जंगली जातियां थी, जो जंगल के लोग थे, जो ग्रामवासी थे, उनका विद्रोह करना स्वाभाविक था। अब उन्होंने विद्रोह किया। अब यहाँ पर हमने आप बहुत सारी जगह पे, और ये सिर्फ केवल भारत में ही नहीं हुआ,
ये पूरे विश्व में हम बहुत सारे जंगलों के बारे में अगर देखें तो हम देखेंगे कि किस तरीके से जब उनके जीविकोपार्जन को छीन लिया गया या उन्हें उनके घर से बाहर निकाल दिया गया या उनके पारंपरिक व्यवसाय से उनको दूर कर दिया गया, तो किस प्रकार से उन्होंने विद्रोह किया। यहाँ पर जो हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं वो बस्तर का लेके चल रहे हैं। 1910 में बस्तर छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा जगह है, एक छोटा सा गांव है। वहाँ पे लोग जो है जंगल पर ही आधारित हैं। वहाँ पर मुरिया कौन, भद्रास और हरवास नाम की जातियाँ हैं जो वहाँ पर रहती हैं। और वहाँ पर जो विद्रोह हुआ वो किन कारणों से हुआ, उसमें जो मेन कारण जो थे उसके सबसे पहले जो 2 से 3 मतलब 2/3 जो वन थे उन्हें आरक्षित कर दिया गया और इसी के साथ साथ भूमि का किराया उनसे लिया जाता था। जिस भूमि में वो वहाँ रहते थे उनसे उन्हीं की जंगल, उन्हीं के घरों से उनसे किराया लिया जाता था और इसी के साथ उन्हें बहुत सारे लोगों को घर से बेघर भी कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो अगर आरक्षित वनों की श्रेणी में आ रहे हैं तो उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया। इसी के साथ साथ झूम खेती जो कि उनकी पारंपरिक थी उससे उनको बेदखल किया गया और शिकार करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इस तरह के प्रतिबंधों के साथ में जो छत्तीसगढ़ में जो बस्तर एक जगह थी वहाँ के जो लोग थे उन्होंने विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। अब इसी के साथ साथ आप देखिए कंकर जंगल था वहाँ पर वही बस्तर में और इनका जो मेन लीडर था वो था गुंडा ध्रुव। गुंडा ध्रुव ने बहुत अधिक विद्रोह किया और इसी के साथ साथ आरक्षित वनों के निर्णय को जो भी ये निर्णय लिए गए थे उस कानून के तहत उन्हें समाप्त कर दिया गया। ग्रामवासी जीते तो जरूर, लेकिन 1947 के बाद मतलब कि आफ्टर इंडिपेंडेंस मतलब कि हमारे देश के आज़ाद होने के बाद भी उनका संघर्ष चलता ही रहा और उनको जो है वो हमेशा जो है किसी न किसी चीज़ के लिए उनको संघर्ष करना पड़ा, अपने ही घर, अपने ही गांव, अपने ही जंगलों के लिए जो उनकी जीविकोपार्जन का सबसे मेन साधन था उसके लिए। तो यहाँ पर और भी कुछ नेता, कुछ एग्जाम्पल्स जैसे छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा नाम के एक नेता थे जिन्होंने अपने कबीले के लिए, अपनी जाति के लिए, अपनी आदिवासी जाति के लिए बहुत अधिक संघर्ष किया अंग्रेजों के साथ में और उनके जो प्रतिबंध थे उनको हटाया। और इसी के साथ आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू बहुत मशहूर नेता थे जिन्होंने आंध्र प्रदेश के जंगलों के लिए और अपनी आदिवासी जातियों के लिए बहुत अधिक संघर्ष किया था। अब हमने इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हमने ये पढ़ा कि किस तरह से भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत जो भी कानून बनाए गए वो कितने सख्त थे और उसका जो प्रभाव था वो वहाँ की जातियों पे, जनजातियों पे बहुत अधिक गलत पड़ रहा था, बहुत अधिक नकारात्मक प्रभाव था जिसका उन्होंने विद्रोह किया। और ऐसे बस्तर में हमने देखा किस प्रकार से विद्रोह करा वहाँ की जातियों ने। तो आज के टॉपिक में इतना ही। अब हमारा लास्ट जो 3rd टॉपिक होगा वो मैं जावा को लेकर पढ़ाऊंगी और जंगलों का, युद्धों की वजह से जंगलों पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसका बुरा या अच्छा, वो भी मैं आपको इसके बाद बताऊंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास 9th में विषय हिंदी कबीरदास द्वारा रचित साखी शीर्षक में आपको पढ़ा रही थी। पिछले वीडियो में मैंने 5 दोहे आपको पढ़ाए और अब मैं 6 से 10 तक दोहे पढ़ाऊंगी आपको। बच्चों को ध्यान से सुनना है आपको। देखिए, छठा दोहा है, भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। प्रस्तुत पंक्तियों में ईश्वर की भक्ति के महत्व के बारे में बताया गया, ईश्वर की महत्ता प्रदर्शित की गई। ये हमारा क्या हुआ? प्रश्न। अब व्याख्या में आइए। कबीरदास जी कहते हैं, भगति भजन हरि नाम, जिस प्रकार सागर को पार करने के लिए नौका की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इस संसार सागर से मुक्ति पाने के लिए भी हमें ईश्वर की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से, इसलिए हमें मन से, वचन से, कर्म से ईश्वर का भजन करना चाहिए। ऐसे बच्चे देख ले, कबीरदास जी कहते हैं, भगति भजन हरि नाम, जिस प्रकार से सागर को पार करने के लिए नौका की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से मनुष्य को इस संसार सागर से पार करने के लिए
हमें ईश्वर की भक्ति परम आवश्यक होती है। इसलिए हमें मन से, मनसा, वाचा यानी वचन से, कर्मणा यानी कर्म से हमें ईश्वर का भजन करना चाहिए, हमें ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अगले दोहे में आए, कबीर चित्त चमकिया 34 लागी लाई, कबीर चित्त चमकिया 34 लागी लाई, हरि सुमिरन हाथू गड़ा, बेगे देव बुझाई। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमें ज्ञान का प्रकाश होता, हमारे अंदर जब ज्ञान का प्रकाश होता है, तब हमें सत्य का आभास होता है। और जब हमें सत्य का आभास होता है तो ऐसा लगता है जैसे चारों ओर दुखों की अग्नि लगी है, जैसे चारों ओर दुखों की आग 34 लागी लाई, जैसे चारों ओर दुखों की आग लगी। तो कबीरदास जी कहते हैं, हरि सुमिरन हाथू, हे मनुष्य परमात्मा का स्मरण रूपी घड़ा, परमात्मा का स्मरण रूपी घड़ा तो तेरे हाथ में है, तू शीघ्र ही उस जलती हुई अग्नि को इससे क्यों नहीं बुझा लेता। परमात्मा का स्मरण रूपी घड़ा तो तुम्हारे हाथ में है, तुम इस अग्नि में क्यों जल रहे हो, क्यों झुलस रहे हो, इससे इस घड़े से तुम उस आग को शांत कर सकते। कवि का भाव है, जब संसार में चारों ओर ईर्ष्या द्वेष इसकी आग लगी होती है तो हमें परमात्मा का ही स्मरण करना चाहिए। विषय वासनाओं में लिप्त रहता है मनुष्य है, तो उनसे दूर रहने के लिए हमें परमात्मा का ही स्मरण करना चाहिए। आठवें में अनसड़िया जाई पड़े पंथ निहार निहार, जीवड़िया छाला पड़िया राम पुकार। प्रस्तुत दोहे में कबीर की आत्मा परमात्मा से मिलन के लिए व्याकुल हो गई। ये क्या हो गया बच्चों? प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर की आत्मा परमात्मा से मिलन के लिए व्याकुल। कबीरदास जी कहते हैं, अनसड़िया जाई पंथ निहार निहार, यानी परमात्मा का रास्ता देखते देखते, परमात्मा का रास्ता देखते देखते हमारी आंखों के नीचे झाइयां पड़ गई। काले धब्बे उनको झाइयां कहते हैं। परमात्मा का रास्ता देखते देखते हमारी आंखों के नीचे झाइयां, जीवड़िया छाला पड़े और मुख से राम का नाम पुकारते पुकारते हमारी जीभ में छाले पड़ गए। कवि का तात्पर्य है कि कबीर की आत्मा जो है परमात्मा से मिलन के लिए बेचैन हो रही है, दुखी हो रही है। ऐसे देखिए, अनसड़िया जाई पड़े पंथ निहार निहार, कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर की जो जीवात्मा है परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल है और परमात्मा का रास्ता देखते देखते हमारी आंखों के नीचे झाइयां अर्थात काले धब्बे पड़ गए और जीभ से राम का नाम पुकारते पुकारते हमारी जीभ में छाले पड़ गए। अतः कवि का भाव है कि जीवात्मा परमात्मा के मिलन के लिए बेचैन हो गई। 9 नंबर में, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोह, जबर चले ना काल को कछ मोह में कछु। कबीरदास जी कहते हैं कि हम सभी लोग सांसारिक मनुष्यों को सावधान करते हुए कह रहे हैं कि झूठे सुख को, इस संसार में जो कुछ भी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं वे सब नश्वर है, नाशवान है और हम इसी झूठे सुख के फेर में पड़े रहते हैं। मानत है मनमोह, जिस प्रकार से यदि कोई छोटा बच्चा है, यदि उसकी गोद में हम कुछ चमेना अर्थात चने डाल देते हैं तो
प्रकार से ये संसार भी जगत ये संसार भी चलेने के समान है। धीरे धीरे ये सब कुछ नष्ट कर देता है। इसलिए संसार की नश्वर वस्तुओं पर हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और क्योंकि ये संसार नष्ट होने वाला है, नाशवान है। जिस तरह से कोई बच्चा जिसको कुछ खाने के लिए चने दिए जाते हैं तो धीरे धीरे वो एक एक करके खा लेता है। 10वां देखिए, जब मैं था तब हारी नहीं, अब हारी नहीं, सब अंधियारा निकले जब दीपक देखा। कबीरदास जी कहते हैं, जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकी। अब हरि है मैं नहीं, अब हरि है अर्थात अब मेरे अंदर का अहंकार समाप्त हो गया है तो मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई। सब अंधियारा मिट गया और जब परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो हमारे अंदर का सारा ज्ञान समाप्त हो गया और हमने दीपक जलाकर देखा तो चारों ओर प्रकाश से प्रकाश था, अर्थात अज्ञानता का अंधकार समाप्त हो गया था और उसके स्थान पर ज्ञान का प्रकाश रह गया। जैसे देखिए बच्चों, जब मैं था तब हरि नहीं, कबीरदास जी कहते हैं, जब मेरे अंदर अहंकार था, घमंड था, तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकी। अब हरि है मैं नहीं, अब परमात्मा आ गए हैं और मेरे अंदर का सारा अज्ञान, सारी अज्ञानता, सारा अहंकार समाप्त हो गया है। और जब अज्ञानता समाप्त हो जाती है, ज्ञान का प्रकाश हो जाता है तो मैंने दीपक सब अंधियारे में मेरे अंदर का सारा ज्ञान समाप्त हो गया और जब मैंने दीपक जलाकर देखा तो चारों ओर प्रकाश प्रकाश फैला हुआ। बच्चों, ये 6 से 10 तक के दोहे हैं। अब मैंने जो आपको व्याख्या करने का तरीका बताया था, पहले नंबर पर संकेत डालेंगे, फिर इसके बाद संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ के बाद प्रसंग लिखेंगे,